नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक साधारण सा घर था। उस घर में 3 लोगों का छोटा सा परिवार रहता था। घर की बुजुर्ग मुखिया थी कमला देवी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी कमला देवी अब पहले की तरह चल फिर नहीं पाती थी। उनके पति कई साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था और मोहन की पत्नी थी रेखा। एक दिन कमला देवी अपने बेटे से बोली, बेटा मोहन, अब मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। तेरे पिता भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब इस उम्र में तू ही मेरा सहारा है। मुझे किसी बड़े सुख की चाह नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा और उसका परिवार हमेशा खुश रहे। तुम दोनों एक दूसरे का साथ निभाना और मुझे इस उम्र में अकेला मत छोड़ना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रेखा भी आपकी सेवा के लिए घर में है। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखा। अच्छा बेटा, अगर ऐसा है तो मुझे एक कप गर्म चाय पिला दे। आज मन कर रहा है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी थी। इतनी जल्दी फिर से चाय क्यों चाहिए? घर में चाय की पत्ती भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर दिन में बार बार चाय बनेगी तो सामान जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ माँ, रेखा ठीक कह रही है। जब हम शाम की चाय बनाएंगे, तब आप भी हमारे साथ पी लेना। अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। मोहन इतना कहकर घर से बाहर निकल गया। कमला देवी चुपचाप चारपाई पर बैठी रही। कुछ देर बाद रेखा उनके पास आई। माँ जी, आप भी पहले अक्सर अपनी छोटी बहन सुशीला के घर जाया करती थी। अब तो बहुत समय हो गया। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाती? बेटी, तू मेरी हालत देख ही रही है। अब पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपनी बहन के पास नहीं जा पाती। और जब मैं नहीं जाती तो वो भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करती। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। रेखा रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सुशीला मौसी के पास तो बहुत जमीन और पैसा है। गांव में उनके नाम पर खेत है, बगीचे हैं और जंगल के पास बड़ा मकान भी है। उनकी शादी भी नहीं हुई और उनकी कोई संतान भी नहीं है। अगर उनका कोई सबसे करीबी रिश्तेदार है तो वह मेरे पति मोहन ही है। अगर मौसी की सारी संपत्ति कभी मोहन को मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मुझे मोहन से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। उधर मोहन गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी पर चल रहा था। रास्ते में उसे उसका परिचित हरिया मिल गया। अरे मोहन भैया, इस दोपहर के वक्त जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे हरिया, जंगल के पास मेरी बुआ का घर है ना, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तू इस तरफ कैसे? मेरा क्या है भैया, जहां मन करता है निकल जाता हूं। आज इधर घूमने का मन हुआ तो चला आया। हरिया कुछ देर मोहन के साथ चलता रहा। वैसे भैया, आपकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। आपकी बुआ के पास इतना पैसा, जमीन और खेत है। गांव में हर कोई उनके बारे में जानता है। आपको तो भविष्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे तू भी कैसी बातें करता है? बुआ ने जो कुछ कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। मैं उनका भतीजा हूँ, बेटा नहीं। सिर्फ रिश्ते के कारण कोई अपनी पूरी संपत्ति मुझे क्यों देगा? लेकिन भैया, सोचिए तो सही। बुआ ने शादी नहीं की, उनका अपना परिवार भी नहीं है। गांव में तो सब यही कहते हैं कि वह आपको अपने बेटे जैसा मानती हैं। अगर वह अपनी संपत्ति किसी को देंगी तो सबसे पहले आपका ही नाम आएगा। ठीक है भैया, मान लिया। लेकिन मेरी बात याद रखना, दुनिया में रिश्ते अपनी जगह हैं और संपत्ति अपनी जगह। कभी कभी समय आने पर दोनों को अलग करके देखना पड़ता है। हरिया, मैं बुआ के पास उनकी संपत्ति के लालच में नहीं जाता। वह मेरी अपनी है। उनसे मिलने में मुझे अच्छा लगता है। चल अब तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते। फिर कभी बैठकर बातें करेंगे। दोनों अलग हो गए।
लेकिन हरिया की बातें मोहन के दिमाग में घूमती रही। कुछ देर बाद मोहन जंगल के बीच बने अपनी बुआ के पुराने घर पहुंचा। अरे मोहन बेटा, आज तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही चमक गईं। कितने दिनों बाद आया है। मैं कई दिनों से तुझे याद कर रही थी। आ, मेरे पास बैठ। बुआ, काम में इतना उलझ गया था कि समय ही नहीं मिल पा रहा था। आज अचानक छुट्टी मिली। तेरी माँ भी अब मेरे पास नहीं आती। उसकी उम्र भी काफी हो गई है। चलने फिरने में उसे परेशानी होती होगी। हाँ बुआ, माँ अब जल्दी थक जाती हैं। शरीर भी कमजोर हो गया है। तू बैठ, मैं तेरे लिए और अपने लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुशीला बुआ रसोई में चली गई। मोहन अकेला बैठा सोचने लगा। अब मौका है। बुआ से जमीन जायदाद के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन सीधे पूछूंगा तो उन्हें शक हो जाएगा। बातों बातों में जानने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद सुशीला बुआ 2 कप चाय लेकर आईं। ले बेटा, चाय पी। इतने दिनों बाद अपना कोई आया है तो मन भी खुश हो गया। इस सुनसान जगह में अकेले रहते रहते इंसान को कभी कभी अपनों की बहुत याद आती है। बुआ, आपसे एक बात पूछूं? अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है और आप यहाँ अकेली रहती हैं। आपने कभी सोचा है कि आगे चलकर इस घर, खेत और बाकी संपत्ति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? सुशीला बुआ ने कुछ क्षण के लिए मोहन की तरफ ध्यान से देखा। नहीं बुआ, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप अकेली हैं, इसलिए सोचा कि भविष्य के बारे में शायद कुछ तय किया होगा। अरे, अचानक तुझे यह सब पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? बेटा, अभी मैं मरी नहीं हूं। अभी कई साल जीऊंगी और जो कुछ मैंने बनाया है वह अपनी मेहनत से बनाया है। समय आने पर मैं खुद तय करूंगी कि किसे क्या देना है। अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मोहन के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। तो बुआ ने अभी तक मेरा नाम तय नहीं किया है। मुझे लगा था कि वह सब कुछ मुझे देने की सोच रही होंगी। अब तो कुछ और करना पड़ेगा। किस सोच में पड़ गया बेटा? चाय ठंडी हो रही है। मैंने सोचा था तू मेरे साथ खाना खाकर जाएगा। कुछ नहीं बुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घर पर किसी को बताकर नहीं आया था। माँ और रेखा शायद मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मन तो मेरा भी था बुआ, लेकिन घर में खाना बन चुका होगा। अगर मैं नहीं गया तो खाना खराब हो जाएगा। अगली बार जरूर आपके हाथ का खाना खाऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और अपनी माँ का भी। मोहन वहां से निकल गया। सुशीला बुआ उसे जाते हुए देखती रहीं। मोहन कितने दिनों बाद आया था, बिना खाना खाए चला गया। लेकिन लड़का अपनी माँ की चिंता करता है, ये अच्छी बात है। मेरी उम्र भी अब ढल रही है। मेरे पास जो घर और खेत हैं, आखिर किसी न किसी को तो संभालने होंगे। और सच कहूं तो मैंने मन ही मन तय किया हुआ है कि मेरी मेहनत का अधिकांश हिस्सा मोहन को ही मिलेगा। बस सही समय आने पर उसे सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। लेकिन मोहन को बुआ की इस सोच का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो घर लौटते हुए सोच रहा था, बुआ ने तो कुछ भी साफ नहीं कहा। अगर उनकी संपत्ति मुझे नहीं मिली तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे बुआ के सामने मेरा हक मजबूत हो जाए। जब मोहन घर पहुंचा तो कमला देवी ने दीदी, उसे देखते ही आप पूछा, इतनी अच्छा, तू सुशीला के पास गया था? वो ठीक है ना? माँ, बाहर निकला तो अचानक बुआ की याद आ गई। सोचा उनसे मिल आऊं। जंगल वाले घर में अकेली रहती हैं, इसीलिए उनके पास चला गया था। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं आपको बताए बिना चला गया था, इसलिए वापस आ गया। थोड़ी देर बाद मोहन रेखा के पास गया। आज बहुत देर हो गई। हम दोनों आपका इंतजार करते रहे। बुआ के पास चला गया था, इसी वजह से देर हुई। हाँ। अच्छा, तो आप बुआ से मिलकर आए हैं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपकी बुआ के पास इतनी संपत्ति है, न उनके पति है न बच्चे। फिर उनके बाद वह सब किसके पास जाएगा? आपको इस बारे में उनसे साफ बात करनी चाहिए। मैं भी आज इसी बारे में बात करना चाहता था। रास्ते में हरिया भी यही कह रहा था। मैंने बुआ से इशारों में पूछा भी कि फिर उन्होंने क्या कहा? तो इसका मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा। आगे उनकी संपत्ति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? उन्होंने साफ कह दिया कि अभी वह किसी को कुछ सौंपने वाली नहीं है।
बोली कि सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है और समय आने पर खुद फैसला करेंगी। नहीं, अगर हम सिर्फ इंतज़ार करते रहे तो शायद मौका हाथ से निकल जाए। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे बुआ को लगे कि उनके पास हमारा ही सहारा है। आप क्या सोच रहे हैं? अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन अगर बुआ को लगे कि माँ हमारे साथ खुश नहीं है और उन्हें अपने मायके वालों के पास रहना पड़ रहा है, तो शायद उन्हें यह चिंता होगी कि आगे कौन उनका अपना रहेगा। लेकिन इसके लिए माँ को दुख देना पड़ेगा। रेखा, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत ऐसा करेंगे जिससे माँ खुद बुआ के पास चली जाए। उसके बाद बुआ शायद अपनी संपत्ति के बारे में गंभीरता से सोचेंगी। अगली सुबह दोनों ने कमला देवी के साथ पहले से ज्यादा रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रेखा बेटी, अगर संभव हो तो मेरे लिए थोड़ा गर्म खाना दे देना। माँ जी, अभी खाना बना नहीं है, जब बनेगा तब खा लेना। सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं है। बेटा, आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। अगर थोड़ा मेरे पास बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। माँ, मैं दिन भर काम करके आता हूँ। हर समय आपके पास बैठना मेरे लिए संभव नहीं है। कमला देवी ने दोपहर में धीरे से कहा। कुछ देर बाद कमला देवी ने पानी मांगा। माँ जी, सामने रखा है, खुद उठा लीजिए, मैं काम में लगी हूँ। कमला देवी ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शाम को मोहन घर आया। अगली सुबह कमला देवी ने अपना छोटा सा सामान बांधा और घर से निकल पड़ी। अब मैं अपनी बहन सुशीला के पास ही रहूंगी। शायद वहां किसी को मेरी जरूरत हो। माँ, आप गुस्से में फैसला मत लीजिए। बेटा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। बस अब समझ गई हूँ कि जिस घर को अपना समझती थी वहां मेरी जरूरत नहीं रही। कई कदमों से घर से निकल गई और अपनी बहन सुशीला के घर पहुंची। दीदी, आप इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गईं? सब ठीक तो है? छोटी, मैं अब हमेशा के लिए तेरे पास रहना चाहती हूँ। मैं मोहन के घर वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन हुआ क्या? कल ही तो मोहन मुझसे मिलने आया था। वह तो बिल्कुल सामान्य था। नहीं, मोहन पहले जैसा नहीं रहा। शादी के बाद धीरे धीरे बदल गया। रेखा भी मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखती। कभी खाने की बात करो तो बहाने, कभी चाय मांगो तो खर्च का हिसाब। कल तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिला। दीदी, ये तो बहुत गलत हुआ। मोहन को तुम्हारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा मुझे आखिरी समय तक अपने पास रखेगा, लेकिन अब शायद मेरी उम्मीद ही गलत थी। आप चिंता मत करो, आज से यह घर आपका है। आप यहीं रहेंगी। छोटी, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ बचाकर रखा है, मैं हमेशा सोचती थी कि मोहन को दूंगी। मेरे बाद यही घर, खेत और बाकी संपत्ति उसी की होगी। लेकिन अगर वो अपनी माँ को ही बोझ समझने लगा है, तो मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। दीदी, अभी आप इन बातों को छोड़िए। पहले आराम कीजिए। आपको भूख लगी होगी। चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उधर उसी समय मोहन और रेखा अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि माँ सच में मौसी के पास चली गई हैं? हाँ, और यही तो हम चाहते थे। लेकिन अगर मौसी को सब पता चल गया तो? उन्हें क्या पता चलेगा? माँ को हमने घर से निकाला नहीं है, वह खुद चली गई हैं। अब बुआ को लगेगा कि माँ हमारे साथ खुश नहीं है। शायद तब उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़े। अगर बुआ ने सच में अपनी संपत्ति आपके नाम कर दी तो? फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन और रेखा ये सोचकर खुश थे कि उनकी योजना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातें घर के बाहर खड़ी दो महिलाओं के कानों तक पहुंचने वाली हैं। दोनों बहनें उसी रात मोहन के घर की ओर चल पड़ी। दीदी, कल मैं मोहन के घर जाकर उससे बात करूंगी। इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं है, सुबह चले जाना। नहीं दीदी, जिस बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उससे अभी बात करनी जरूरी है। मैं खुद उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसे अपनी माँ से क्या शिकायत है। ठीक है छोटी, लेकिन रात बहुत हो गई है। चलो, थोड़ी देर के लिए ही सही। आज बात साफ हो जानी चाहिए।
जी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सुबह माँ के साथ हमने जिस तरह बात की, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? तुम बेकार में परेशान हो रही हो। कुछ दिनों की बात है। अगर बुआ की संपत्ति हमारे हाथ आ गई तो फिर हम आराम से रहेंगे। लेकिन माँ तो हमारी अपनी है। भावनाओं से घर नहीं चलता रेखा। पैसा होगा तो जिंदगी आसान होगी। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी सुशीला बुआ और कमला देवी ने मोहन की पूरी बात सुन ली। सुशीला बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो यह बात है, अपनी माँ को दुखी करने के पीछे इन दोनों का असली मकसद मेरी संपत्ति है। छोटी, मेरा बेटा इतना बदल गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीदी, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। आज सबके सामने सच आएगा। सुशीला बुआ ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर बैठे मोहन और रेखा अचानक चुप हो गए। इतनी रात को कौन आ गया? दरवाजा खुला तो सामने उसकी माँ और सुशीला बुआ खड़ी थीं। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों मोहन, अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार का कारण अब भी बताओगे, या जो बातें हम बाहर खड़े होकर सुन चुके हैं वही सच मान लें? मोहन के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। रेखा भी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमला देवी अपने बेटे को देख रही थी। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन अब वह दुख धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल रहा था। बेटा, मैंने तुझसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने सिर्फ थोड़ा सम्मान और अपनापन मांगा था। अगर मेरी देखभाल करने के पीछे भी तुझे मेरी संपत्ति नजर आती है, तो ऐसी संपत्ति मेरे लिए किसी काम की नहीं। और मोहन, मेरी संपत्ति पर अपना हक समझने से पहले यह याद रखना चाहिए था कि रिश्ते लालच से नहीं, विश्वास से बनते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। मोहन और रेखा दोनों के चेहरे पर पछतावे की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन क्या सुशीला बुआ सच में अपनी सारी जमीन जायदाद मोहन से छीन लेंगी? क्या मोहन अपनी गलती स्वीकार करेगा? और क्या कमला देवी अपने बेटे को माफ करेंगी? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएगा, जहां एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।